हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल के जो अंग्रेजी का प्रसारण है उसमें स्वागत है। और आज हम अंग्रेजी में पढ़ने जा रहे हैं फ्यूचर टेंस। और फ्यूचर में भी कौन सा टेंस है? इंडेफिनिट टेंस है। इसके पहले हम पढ़ चुके हैं बच्चों, वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और अभी हमने जो टेंस लिया है वो टेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो हम ये वीडियो शुरू करते हैं। उसके पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन बटन दबा दें, जिससे हमारे जो नेक्स्ट वीडियोज़ है उनकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमने लिया है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। और आपको आगे बढ़ने से पहले बता दें कि हमने टेंसेस को अलग अलग कैटेगरीज में ले लिया है। हमने पहले एक बार सोचा कि क्यों नहीं सबको एक साथ ही बनाए, बट ऐसा लगा कि आपकी ईजीनेस के लिए और अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने एक एक टेंस को एक एक साथ लिया है। जैसे कि हमने पहले लिया है प्रेजेंट सिंपल टेंस को लिया है, उसके बाद में लिया है पास्ट सिंपल है इंडेफिनिट टेंस को लिया है, और अभी हमने लिया है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो एक एक बार लेने का इनका यही औचित्य है कि आपको आसानी से और छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से याद हो जाए। तो शुरू करते हैं, एक बार हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं आपके सामने और उससे आपको पता लग जाएगा कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या है बच्चों। एग्जांपल है वह पढ़ेगा, हम खेलेंगे, तुम खाओगी। ये तीन अपने एग्जांपल लिए हैं और तीनों में हमें ये नोट करना है कि जो लास्ट में पैटर्न आ रहा है वो कौन सा है। यहाँ गा आ रहा है, यहाँ गे आ रहे हैं और यहाँ गी आ रही है, और ये पैटर्न सभी में चल रहा है। यहाँ भी सेम वाक्य हैं, इनको हम थोड़ा अलग से ले बताते हैं। ये जो पहला वाक्य है ये प्रत्येक टेंस में ऐसा ही रहेगा। इसे हम कहते हैं अफर्मेटिव, AFFIRMATIV, अफर्मेटिव। और हिंदी में कहते हैं सकारात्मक। क्या कहेंगे? हिंदी में कहेंगे सकारात्मक वाक्य। तो अभी आपने देखा कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंदर जो वाक्य आ रहे हैं उनके अंत में दो तीन अक्षर आ रहे हैं। वो कौन कौन से हैं? गा, गे और गी। यदि अंत में गा, गे, गी अक्षर आए तो इससे आपको ये मालूम चल जाएगा कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। ये आपने देखा हिंदी के अंदर ही, केवल पहचान के लिए और आपकी समझदारी के लिए है कि आप आसानी से पहचान जाए कि कौन से टेंस का वाक्य आपके सामने है। अब हम इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। और इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? जैसा हमने उस दिन एक दिन पहले बताया आपको कि अंग्रेजी में वाक्य लिखने के लिए सबसे पहले आपको होना चाहिए सब्जेक्ट और उसके बाद में आने चाहिए वर्ब। ये हमने कहा था। हमने छोटे वाक्य लिए और यदि बड़े वाक्य लेंगे तो भी हमारा जो इंग्लिश का लिखने का पैटर्न होगा, पहले सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद में वर्ब आएगी। कल का एक बार हल्का सा रिवीजन कर लें कि कल जब हमने प्रेजेंट और इंडेफिनिट टेंस पढ़ा तो वहाँ हमने केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काम में ली थी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये बताती है बच्चों कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। उसके बाद के वीडियो में हमने पढ़ा तो हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म काम में ली थी। तो जब वर्ब की सेकंड फॉर्म काम में आई थी तो उसका हमने कौन सा टेंस था? तो ये था पास्ट इंडेफिनिट टेंस। देखो आपको साथ साथ याद भी होता जाएगा और दोनों में अंतर भी पता लगेगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या आ रही है? वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये केवल एक ही तरीका है इसको याद करने का कि कौन सा टेंस कैसे है। अभी हम आ रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंदर। इसमें आप देखिए सब्जेक्ट आपका ही है और ही की बाद में हमने लिखा विल और रीड। हमने यहाँ लिखा है सेल और प्ले और ये सब्जेक्ट आ गया है वी। और लास्ट में तीसरे वाक्य में हमने ये तो सब्जेक्ट आ गया और ये विल और ईट दोनों मिला करके हैं। तो जो पहले वाले और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में इतना अंतर है कि जब भी आप विल और सेल के साथ में वर्ब को लिखते हैं तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बन जाता है। एक बार और देख लो दोबारा हमने जो लिखा है। जैसे ये वाक्य है वह पढ़ेगा, तो इसके अंग्रेजी में अनुवाद क्या होगा? वह को बोलते हैं ही, और पढ़ेगा इसके मतलब आपको साथ में ये वाला हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना ही है। विल रीड कहेंगे सब, केवल अकेला रीड
नहीं कहेंगे। यदि अकेला हम रीड कहेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बन जाएगा। फ्यूचर इंडेफिनिट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें विल रीड या सेल रीड, ये जो पूरा टेंस है ये आपका डिपेंड करेगा विल और सेल के ऊपर। तो जब भी हमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बनाना हो तो विल और सेल और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये आप पक्का याद कर लें। बस इतना ही आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। किसी प्रकार की आपको आगे डाउट की सिचुएशन बनेगी ही नहीं। केवल क्या याद करना है कि विल और सेल और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म, ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो गया है। तो हम ऐसे ही करेंगे, वह पढ़ेगा तो हमने क्या किया, ही विल रीड। ऐसे ही हम खेलेंगे, वी सेल प्ले। और ऐसे ही आ गया तुम खाओगी, यू विल ईट। तो यहाँ दो हेल्पिंग वर्ब काम में आ रही है अपनी। कौन कौन सी आ रही है, एक तो विल आ रही है और दूसरी आ रही है सेल। ये बच्चों हमने हमारे जो पूर्व के वीडियो बने हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब का एक वीडियो लेक्चर आया था और उस वीडियो लेक्चर में हमने इसके बारे में पूरा डिटेल से बता रखा है। यद्यपि हम यहाँ भी एक बार इसके बारे में हल्का सा आपको इंडिकेट कर दें कि विल और सेल का यूज़ कैसे होता है। तो विल और सेल का यूज़ बच्चों जैसे बाकी और में हमने क्या किया है, जितने हेल्पिंग वर्ब्स हैं ये सारे के सारे आपके एक वचन और बहुवचन के आधार पर काम में आते हैं। और यहाँ ऐसा मामला नहीं है। विल और सेल की कहानी उल्टी है। यहाँ क्या होता है, यहाँ जितने भी सब्जेक्ट हैं उसमें आई और वी, ये दो के साथ में सेल प्रयोग होता है। बाकी जितने भी रिमेनिंग आपके सब्जेक्ट्स हैं, रेस्ट माने जितने बचे हुए हैं, जितने रेस्ट आपके बचे हैं, कौन कौन बच गए, जैसे ही आ गया, सी आ गया, इट आ गया, इनका बहुवचन आ गया, दे आ गया, या किसी का नाम आ गया, या कोई नाउन आ गई या संज्ञा आ गई, इन सभी के पहले आपको क्या यूज़ करना है, विल का प्रयोग करना है। और सेल के लिए कहाँ किसके साथ में आएगा, ये आएगा आई और वी के साथ में। तो सिंपल सा मेथड है इसका, आप एक याद कर लो, आई और वी, ये जब भी आपको दिखें तो हमें यूज़ करना है सेल। बाकी जितने रिमेनिंग आपके सब्जेक्ट्स हैं इन सभी में विल का प्रयोग होगा। तो मैं सोचता हूँ आपको ये आसानी से याद हो जाएगा। और यहाँ आपको वो वाला नियम नहीं लगाना है कि एक वचन कौन सा है और बहुवचन कौन सा है। जब भी हम फ्यूचर टेंस पढ़ेंगे या विल और सेल के बारे में पढ़ेंगे तो केवल एकमात्र यही तरीका है, आई और वी सेल, बाकी सबके साथ में विल है। तो हमने क्या किया, जैसे यहाँ ही है तो ही के साथ में हमने लिखा है विल, क्योंकि यार फ्यूचर टेंस में विल और सेल काम आएंगे, ये आप एक बार याद कर लें। और इसको इन दोनों में कौन सा काम आएगा, तो जैसे ही सब्जेक्ट है हमने लिखा है ही विल रीड। ऐसे ही हम खेलेंगे, हमको बोलते हैं वी, और खेलेंगे को बोलेंगे सेल प्ले। ऐसे ही तुमको लिखेंगे यू, और खाओगे को लिखेंगे विल ईट। विल ईट का मतलब है खाओगी। ये आपने पढ़ लिए कौन से हैं, इन सबको हम बोलते हैं अफर्मेटिव। अब आगे आते हैं इन्हीं वाक्यों को, क्योंकि जो एक एक टेंस है हमने उनको चार चार और सब पार्ट्स में डिवाइड किया है, इनसे चार चार वाक्य बनेंगे कुल मिलाकर के। तो पहला बन गया अफर्मेटिव। अब ये जो दूसरे वाले वाक्य हैं ये कहलाते हैं नेगेटिव। क्या कहलाते हैं, NEGATIV, नेगेटिव। हिंदी में कहते हैं नकारात्मक। क्या कहेंगे, नकारात्मक वाक्य हैं ये। और नकारात्मक का मतलब होता है नहीं। जो ऊपर आपने पढ़ा है वो हाँ वाले वाक्य है, वह पढ़ेगा, और यहाँ हम क्या कहेंगे उसको, वह नहीं पढ़ेगा। ऐसे ही हम खेलेंगे तो इसका हो गया हम नहीं खेलेंगे। ऐसे ही तीसरा है तुम खाओगी, तो इसका नकारात्मक क्या बन जाएगा, तुम नहीं खाओगी। और अब इनकी हमें आना है कि अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेट करना है। तो अंग्रेजी बहुत इनकी आसान है। जैसे ये वाली विल और सेल काम में लिए, तो इसके बाद हमें क्या काम में लेना है, नॉट लगाना है बीच में। जैसे ये हो जाएगा विल नॉट या सेल नॉट, इतना ही है। प्लस जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चली आ रही है वो चलती ही रहेगी। तो हम करेंगे वह नहीं पढ़ेगा, तो ही, और हमने क्या लगाया यहाँ पर, विल नॉट कर दिया है, विल नॉट और रीड। हम नहीं खेलेंगे, इसका हो गया वी, तो सब्जेक्ट आ गया, और ये कर दिया हमने सेल नॉट। सेल नॉट का मतलब नहीं। और ऐसे अंत में आ गया तुम नहीं खाओगी, तो ये हो गया यू,
और विल नॉट ईट। तो ये समझता हूँ कि आपको याद हो गया होगा। एक बार दोबारा देख ले, ये नेगेटिव वाक्य हैं और नेगेटिव वाक्य को आप नहीं ऐड करते बना पाओगे आप। यदि अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है तो यहाँ फ्यूचर टेंस में जो आपकी हेल्पिंग वर्ब थी विल और सेल, इसके बाद में आपको क्या काम में लेना है, उसके बाद में आपको काम में लेना है नॉट। हमने नॉट काम में ले लिया। अब आगे चलते हैं। आगे तीसरा एक और वाक्य आ रहा है, आप पढ़िए इसमें क्या लिखा है। क्या वह पढ़ेगा, क्या हम खेलेंगे, क्या तुम खाओगी, और अंत में लगा है प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह और क्या हमें ये बता रहे हैं कि ये प्रश्न वाले चिन्ह हैं। कौन से हैं? प्रश्न वाले। तो इनको कहेंगे प्रश्नवाचक वाक्य। ये आप कहोगे अंग्रेजी में इंटेरोगेटिव, INTERROGATIVE। और ये कौन से हैं? जिनसे प्रश्न बनता है, जिन वाक्यों में प्रश्न बन रहा है या अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह आ रहा है, ये प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। और इनको बदलने का बहुत आसान तरीका है, हमने पहले बताया पहले वाले वीडियो में, कि जब भी आप कोई हेल्पिंग वर्ब उस सेंटेंस की हो, यदि आप उसको पहले काम में लेंगे, अर्थात शुरुआत उस वाक्य से करेंगे, शब्द से करेंगे, तो आपका प्रश्न बन जाएगा। अब जैसे हम लेते हैं क्या वह पढ़ेगा, हिंदी में हमने क्या क्या लगा दिया, और हिंदी में क्या, अंग्रेजी में क्या लगाना, तो क्या करेंगे, यहाँ वॉट नहीं लिखेंगे। अधिकतर लोग क्या करते हैं, कई बार WHAT वॉट लिख देते हैं। तो वॉट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है क्या। लेकिन ऐसे वाक्यों में आपको वॉट का प्रयोग नहीं करना है। आप क्या करेंगे, आप केवल और केवल जो यहाँ हेल्पिंग वर्ब यूज में है, जैसे हमने यहाँ विल और सेल था, यदि आप इनको शुरू में लगा देंगे, शुरू में ले आएंगे, तो ये अपने आप ही प्रश्न बन जाएंगे। तो देखते सर क्या किया हमने, यहाँ विल था ना, तो विल को हमने शुरू में कर दिया, ये हो गया विल ही, और रीड वैसा का वैसा ही। तो इस वाक्य का अर्थ क्या हो गया, क्या वह पढ़ेगा। ऐसे ही यहाँ कर दिया सेल वी प्ले, तो इसका अर्थ हो गया क्या हम खेलेंगे। हमने क्या किया, केवल हेल्पिंग वर्ब को शुरू में रखा है, बाकी वैसा का वैसा ही है। तो ये पूरा पैटर्न आपका बनता है, ये कहलाता है प्रश्नवाचक या इंटेरोगेटिव। अब हम नीचे और अंत वाला वाक्य देखिए, और ये वाक्य दोनों प्रकार का मिश्रण है। कैसे? क्या, तो क्या का मतलब प्रश्नवाचक भी आ गया, और यहाँ नहीं भी आप देख रहे हैं। क्या वह नहीं पढ़ेगा, क्या हम नहीं खेलेंगे, और क्या तुम नहीं खाओगी। तो हमने आप क्या चीज़, दो चीज़ देखी आपने, कौन कौन सी है। यहाँ आपने देखा कि यहाँ प्रश्न भी बन रहा है, क्या का मतलब प्रश्न भी है, तो ये हो गया इंटेरोगेटिव। और नहीं आ रहा है तो इसका मतलब हो गया नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ दोनों का मिश्रण है। आप प्रश्न भी बना रहे हैं बच्चों, और साथ साथ में नहीं के माध्यम से आपने क्या किया है, नेगेटिव भी बनाया। तो जहाँ नेगेटिव आता है वहाँ हमें नोट डालना है, जैसे पहले डाल रखा है, और जहाँ प्रश्न बनाने हैं वहाँ आपको हेल्पिंग वर्ब शुरू में लेकर आनी है। तो यहाँ पर आप लेके आगे विल ही, और हमने नॉट और जोड़ दिया ऊपर वाले सेंटेंस से, इतना अलग किया है। और नोट कहाँ जोड़ते हैं, नोट जोड़ते हैं वर्ब के पहले, जो मेन वर्ब है उसके पहले, जैसे रीड है तो रीड के पहले हमने जोड़ दिया नॉट। दूसरा है शैल वी नॉट प्ले, यहाँ भी आपने क्या किया, प्ले के पहले नोट लगा दिया। और यहाँ हेल्पिंग वर्ब देख रहे हैं, तीनों हेल्पिंग वर्ब पहले है, विल है, शैल है और विल है, और अंत में है विल यू नॉट ईट, यहाँ भी आपने ईट के पहले लगा दिया नॉट। तो इनका अर्थ क्या हो गया, क्या तुम नहीं खाओगी। तो ये चार वाक्य होते हैं प्रत्येक टेंस में, और चारों वाक्य हमने आपको बता दिए कौन कौन से हैं। पहला है अफर्मेटिव है, दूसरा है नेगेटिव है, तीसरा इंटरोगेटिव है, और चौथा है इंटरोगेटिव और नेगेटिव। यदि आप एक शुरू वाला अफर्मेटिव बनाना सीख जाएंगे तो बच्चों आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि बाकी में आपको केवल क्या करना है, या तो नोट लगाना है या जो हेल्पिंग वर्ब है उसको वाक्य के शुरुआत में ला करके प्लेस करना है या रखना है, और उसी से बाकी वाक्य बन जाएंगे। तो आप ज़्यादा जोर कहाँ देंगे सीखने में, आपको ज़्यादा जोर यहाँ देना है कि आप अफर्मेटिव सीख जाएं। अफर्मेटिव आ गया इसका मतलब आपको टेंस आ गया है। अब ये हमने बातें की केवल किस लिए कि हमें हमारा जो बेसिक अपडेशन है
वो हमें पता लग जाए कि हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में कितना जानते हैं। परीक्षा में जैसे हमने पूर्व की वीडियो में बता दी आपको कि इस प्रकार से बहुत कम पूछा जाता है कि आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस वाले खालिस्तान भरिए। यदि भरते हैं तो बहुत ही आसान है। यदि इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाए, छोटी क्लासों में पूछा जा सकता है, लेकिन बड़ी क्लासों में ऐसे प्रश्न नहीं पूछते हैं। बड़ी में तो आपको सीधे ये कहेंगे कि आपके सामने एक खालिस्तान दे रखे हैं बच्चों, और इनमें वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी वो लिखिए आप। तो दोनों एग्जाम्पल, दोनों रूप हमने आपको दे दिए हैं। ये वाला जो रूप है, यदि आपसे सीधे ये कहा जाए कि आप फ्यूचर इंडेफिनिट इसमें लिखिए, तो आप क्या करेंगे, विल और सेल दोनों हेल्पिंग वर्ब को साथ में रखते हुए आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखें। फिर आपको ये डिसाइड करना है कि विल और सेल में कौन से काम में आएगी, उसको आप रख लीजिए केवल अंडरस्टैंडिंग के लिए। बाद में जब आपको पक्का हो जाए तो आप सीधा ही लिख दें, या तो विल लिख दें या सेल को लिख दें। ठीक है, ये मैंने बताया आपको केवल समझने के लिए, बेसिक ज्ञान प्राप्त करने हेतु मैंने दिया है। और आगे जो बोर्ड के दूसरी साइड में हम देखते हैं कि आपकी जो बड़ी क्लासेज हैं, माध्यमिक शिक्षा की जो क्लासेज है, उनमें क्या होता है, उनमें आपके सामने सेंटेंस दिए जाएंगे और वहाँ रिक्त स्थान आएंगे। और बच्चों, रिक्त स्थान में आपको ये पूछा जाएगा कि आप इसमें सही फॉर्म भरिए। तो वहाँ आपको ये तो पता तो है नहीं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा या पास्ट इंडेफिनिट है या फ्यूचर इंडेफिनिट है। तो इनके लिए हमने आपके ईजीनेस के लिए, समझने के लिए कुछ, देखो हमने कुछ शब्द लिए हैं। और ये शब्द कौन कौन से हैं, टुमारो है, नेक्स्ट टाइम है, इन फ्यूचर है, इन 2025 या बाद का समय है, इन फोर्थ कमिंग टाइम है, या डेज है, या महीने है, या इन कमिंग डेज है। मतलब ये सारे जो वर्ड्स हैं ये आपके समय को बताते हैं। एक बार हम आगे चलें, उसके पहले ये कह दें कि फ्यूचर टेंस वह है जो समय बाद में आने वाला है। अभी समय आया नहीं है, ये समय बाद में आएगा। और इसका हमें पता कैसे चलता है, इसका हमें पता चलता है इन शब्दों के माध्यम से। जैसे टुमारो है, टुमारो का मतलब क्या है, आने वाला कल। ऐसे नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट टाइम मतलब जो समय अभी आएगा, बाद में आएगा ना, टाइम। और यहाँ टाइम भी हो सकता है, या नेक्स्ट मंथ भी हो सकता है, नेक्स्ट वीक भी हो सकता है, नेक्स्ट ईयर भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। इन फ्यूचर माने आप भविष्य में, भविष्य की बात कर रहे हैं सीधे ही। इन 2025, अभी 2022 है, 25 आएगी या 21 आएगी, या जो भी बाद में समय आएगा, ये आपको उसकी इंडिकेशन दे रहा है कि ये फ्यूचर टेंस, ये फ्यूचर के वाक्य हैं। ऐसे इन फोर्थ कमिंग, फोर्थ कमिंग माने आने वाला, ये भविष्य में आएगा। या इनकमिंग, इनकमिंग का मतलब भी जो फ्यूचर में आने वाले हैं। ये ऐसे कुछ शब्द हैं, या इनके अलावा और भी शब्द हो सकते हैं जिससे आपको ये निश्चित हो रहा है कि ये एक्शन या ये कार्य फ्यूचर में या आने वाले समय में हो रहा है। तो आप क्या करेंगे, इस टेंस का प्रयोग करेंगे। इसके हम कुछ एग्जाम्पल ले लेंगे, लेकिन आप एक बार दोबारा फिर इनको देख लिए। ये जो मैंने आपको शब्द दिए हैं, ये सब क्यों दिए हैं, ये इसलिए दिए हैं कि आपको ये पता नहीं हो कि हमें कौन सा टेंस भरना है, क्योंकि वहाँ नाम नहीं दे रखा है। तो आप यदि वाक्य में इन शब्दों को देखते हैं तो आप क्या करेंगे, आप सीधे ही फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस लिखेंगे। और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, विल और सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इतना ही फ्यूचर टेंस है। तो जब भी आपसे वर्ब भरने के लिए कहा जाए तो आप इनकी सहायता से ये वाला काम कर सकते हैं। इसके एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन, है ना। ये अपन एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल मैंने छोटा वाक्य लिया है, आई खालिस्तान, ये खालिस्तान है और इसके बाद लिखा है टुमारो, और मैं आगे लिख रहा हूँ कम। अब इस वाक्य में कोई कहे आपसे, भाई क्या क्या आएगा इसके अंदर, ये डब्लू है और फुल स्टॉप। तो आपने यहाँ कम देख लिया, कम की आपको वर्ब की फॉर्म जो ब्रैकेट में दे रखी है उसकी उचित फॉर्म कौन सी खालिस्तान या रिक्त स्थान है यहाँ भरनी है। तो कैसे पता लगेगा आपको, तो आप क्या करेंगे, इस वाक्य में उन शब्दों की तलाश कीजिए। तो यहाँ के दो क्या लिखा हुआ है, टुमारो। और टुमारो के लिए हमने कुछ देर पहले क्या कहा है कि जब भी टुमारो आए तो आप विल और सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो मैं एक बार आपके समझाने के लिए दोनों लिख रहा हूँ, ये विल लिख दिया और ये सेल लिख दिया मैंने, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, कम, COME। ये आपका फ्यूचर टेंस बन गया।
अब विल और सेल में आपको एक ही काम में लेना है, तो कौन सा काम आएगा? क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पर आई है तो सेल काम में आएगा, सेल ही आएगा ना। तो हम क्या करेंगे, विल को हटा देंगे। तो मैंने विल को हटा दिया है और सेल को रख लिया है, तो आपका उत्तर क्या हो गया? आई सेल कम टुमारो। ये आपका वाक्य कंप्लीट हो गया। समझ गए? ऐसे दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। दे खालिस्तान नेक्स्ट, और मैंने लिखा है मंथ, मैं लिख रहा हूँ यहाँ अटेम्प्ट। ये आपकी वर्ब है। एक बार दोबारा देख लो वाक्य को। दे रिक्त स्थान आ गया, इन नेक्स्ट मंथ, और ये आ गया अटेम्प्ट। अटेम्प्ट वर्ब है, इसकी सही फॉर्म बननी है। तो आप क्या करेंगे, एक बार देखिए आप क्या कर सकते हैं। तो जो हमने बताया कि ये जो शब्द यहाँ दे रखे हैं, इनसे आपको पता लग रहा है कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हैं। तो यहाँ आपको दिख रहा है नेक्स्ट। जब नेक्स्ट आ गया है तो हमें क्या करना है? सिंपल वही चीज़ है कि जब भी हमें नेक्स्ट दिख जाए तो हम लिखेंगे विल और सेल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ अटेम्प्ट है तो इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होगी? अटेम्प्ट ही रहेगी, ATTEMPT। तो ये इसका आपका उत्तर हो गया। अब इन दोनों में से एक को हटाना है। यहाँ दे है तो दे के साथ में विल आएगा या सेल आएगा? तो आप कहोगे कि सर दे के साथ में विल आता है, सेल तो केवल आई और वी के साथ में आता है, तो हमने सेल को उठा दिया है। तो इसका उत्तर क्या हो गया? दे तो पहले से है और वर्ब आएगी विल अटेम्प्ट, विल अटेम्प्ट इन नेक्स्ट मंथ। अब आपके टेस्टिंग के लिए मैं एक और वाक्य ले रहा हूँ। देखिए इसमें आप क्या करेंगे, सी डेली हियर, और मैं ले रहा हूँ यहाँ पर कम। ये आपकी वर्ब की फॉर्म है। सी खालिस्तान डेली हियर, और ये आ गया कम। अब इसमें आपको वर्ब की कौन सी फॉर्म बननी है, एक बार देखो आप। तो आपको यहाँ कुछ शब्द जो दिखेंगे उनको बोलते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। टाइम बताने वाले हैं, समय बताने वाले। तो कौन कौन से? यहाँ सी आ गया, ये खालिस्तान आ गया, कुछ नहीं है यहाँ तक, ये डेली आ गया है, और ये हियर आ गया है। तो यहाँ आपको कौन सा शब्द दिख रहा है? तो यहाँ आपको दिख रहा है डेली शब्द। तो अब डेली आपको याद रखना पड़ेगा कि जब भी डेली आता है तो आप कौन सी वर्ब की फॉर्म कहाँ मिलेंगे या कौन सा टेंस होगा। तो एक बार आप याद कीजिए, मुझे तो आपको याद आ गया होगा। और ये क्या लिखेंगे आप? अभी फ्यूचर टेंस के अलावा मैंने एग्जांपल ले लिया यहाँ पर, आपको थोड़ा सा ये डिस्टिंक्ट करने के लिए आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कौन से वाक्य कहाँ पर लागू होते हैं। तो यहाँ जैसे डेली आ गया है तो डेली आपको क्या कह रहा है? डेली ये कह रहा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और हमें केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काम में लेनी है। ये आपका यहाँ रिवीजन हो गया पिछले वाले का। तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कम है तो हम कम को लिखेंगे कम। और मैंने एक चीज़ और आपको बता रखी है कि जब भी आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरें, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, विल सेल नहीं, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए तो यहाँ अवश्य देखें कि इसके साथ में एस लगेगा या ईएस लगेगा या नहीं लगेगा। एस और ईएस कब लगते हैं? कि जब सब्जेक्ट एक क्वेश्चन है। तो आपका सब्जेक्ट यहाँ पर एक क्वेश्चन है इसलिए इसके एस लगेगा। तो हमने लगा दिया सी, ये हो गया कम्स। ये आपका एग्जाम्पल हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो गया। और हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं आपको टेस्टिंग करने के लिए, जिससे आप थोड़ा श्योर हो जाए। आगे हम लेते हैं दे लास्ट नाइट हियर, और मैं वर्ब लिख रहा हूँ स्लीप, SLEEP। अब फिर अपना दिमाग आपको लगाना पड़ेगा कि दे फिर खालिस्तान दे है, दे खालिस्तान लास्ट नाइट हियर। अब आपको फिर वर्ब की फॉर्म भरने के लिए इन शब्दों की तलाश करनी पड़ेगी। क्या ये वाले शब्द इसमें देख रहे हैं? टुमारो, नेक्स्ट टाइम, फ्यूचर, ये दिख रहे हैं क्या? ये नहीं दिख रहे हैं। आपको एक अलग शब्द दिख रहा है जो हमने पूर्व के वीडियो में डिस्कस किया है। ये कौन सा है?
लास्ट नाइट। तो ये क्या बता रहा है आपको बच्चों? तो ये बता रहा है कि ये काम पास्ट का है। और आपको ये बताया था कि जब भी लास्ट आए तो आप क्या यूज़ करेंगे? तो आप यूज़ करेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म। केवल और केवल इतना याद रखिए आप, लास्ट आते ही आपको यूज़ करना है वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो यहाँ कुछ भी नहीं सोचना है आपको। और जो स्लीप है, स्लीप की सेकंड फॉर्म काम में लेनी है। तो स्लीप की सेकंड फॉर्म है SLEPT। ये आपका उत्तर हो गया है। तो ये जो दो एग्जाम्पल मैंने दिए हैं, ये आपको मिश्रण कर दिया, आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए कि आप इसी में आ रहे हैं या इसके अलावा भी आ रहे हैं, जिससे आपके लिए थोड़ा टेस्टिंग हो जाएगा ना। इस प्रकार से हमने अभी आपके सामने दोनों रूप में फ्यूचर टेंस को रख दिया है। ये तो आपको बेसिक आइडिया देगा यहाँ से कि कौन कौन सा होता है। और यहाँ आपको वर्ब के सही फॉर्म भरने के तरीके बताएं कि कौन सी फॉर्म इसमें भरेंगे। तो यहीं बच्चों हम आज का जो वीडियो है इसको हम कंक्लूड करते हैं। और हम समझते हैं कि शायद आपको ये बहुत आसान तरीके से याद रहा होगा। एक बार और हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जो पीछे वाले वीडियोज़ आपने देखे हैं उन वीडियोज़ को आप ज़रूर याद रखें, क्योंकि जैसे ये वीडियो याद रखेंगे तो इनकी आगे वाले में एप्लीकेशन आएगी। इनको आगे जैसे हमने यहाँ काम में लिया है उनको आगे काम में लेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और कोई सुझाव है या और कोई टॉपिक्स आपको जो क्लियर नहीं है उनके बारे में भी आप सुझाव के माध्यम से हमारे पास भेज सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।